नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 86 नंबर की हम नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। ए कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख जातीय समूह। बी कह रहा है कि 3 प्रमुख भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। सी कह रहा है कि भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ। डी कह रहा है कि भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी की भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी थी? नागर, द्रविड़ और बेसर। इसमें देखिएगा कि नागर जो था ये नॉर्थ में था, द्रविड़ द से द्रविड़ और द से दक्षिण यानी साउथ में, और बेसर जो था वो नॉर्थ प्लस साउथ दोनों के बीच बीच का स्थान था। इसको आप मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे ये जो था कि हिमालय से लेकर, जैसे नागर जो था वो हिमालय से लेकर आपका हो जाएगा विंध्य के पास तक, विंध्य पर्वत। उसके बाद यहाँ से कृष्णा नदी और कावेरी नदी कहाँ तक हो जाएगा? हिमालय से विंध्य तक हो जाएगा नागर, विंध्य से हो जाएगा आपका कृष्णा, बेसर हो जाएगी, और कृष्णा से लेकर कावेरी तक कौन सा हो जाएगा? द्रविड़। नेक्स्ट कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ए कह रहा है कि मार पर दृष्टि रखने एवं उसके ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। बी कह रहा है कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी देने होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। सी कह रहा है कि बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी कह रहा है कि इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन वही भूमि स्पर्श मुद्रा दिखाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था। ए कह रहा है भक्ति, बी में है मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी कह रहा है प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी कह रहा है कि प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे पूर्व वैदिक पूछ रहा है तो इसमें प्रकृति पूजा और यज्ञ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? इसका उद्देश्य लौकिक था। यह लौकिक और एक परलौकिक होता है, मतलब इसी लोक के बारे में जो है वो लौकिक होता है और परलौकिक। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था प्रकृति पूजा और यज्ञ का पूर्व वैदिक काल में? तो इसका था लौकिक। और इसके जो आगे के क्रम में देखिएगा कि मूर्ति पूजा और यज्ञ ये सब कब हो जाता है? जैसे आगे के क्रम में देखा जाएगा कि मूर्ति पूजा और यज्ञ हो जाएगा, जो कि क्या इसका है परलौकिक, कि मरने के बाद क्या होगा। लेकिन पूर्व वैदिक काल में प्रकृति पूजा और यज्ञ का उद्देश्य लौकिक होता था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। जबकि जो भक्ति हो गया, ये देखिएगा कि जैसे भक्ति है, मूर्ति पूजा, ये सब क्या है कि परवर्ती काल की देन है, पूर्व का नहीं है, परवर्ती काल की देन है। जैसे गुप्त काल में क्या होता है कि जैसे गुप्त काल में जब धार्मिक स्थिति जटिल व सामंती स्वरूप ग्रहण करने लगी तो भक्ति व मूर्ति पूजा का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं 89 नंबर। इसमें है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? श्रेणी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा कह रहा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। थर्ड कह रहा है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसका इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो ए कह रहा है कि केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है केवल 2 और 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे पहला है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा इसका प्रमुख होता था। तो पंजीकृत होती थी लेकिन प्रशासनिक स्तर पर राजा इसका प्रमुख नहीं होता था। उसी तरह दूसरा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। ये सही है। जैसे इसका मेन काम वही होता था, वित्तीय एवं बैंकिंग, उत्पादन, वितरण एवं मूल्य निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। साथ ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों, कीमतों ये सबको सुनिश्चित करने का काम भी श्रेणी ही करते थे। थर्ड कह रहा है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो हाँ, ये भी राइट आंसर है, यानी कि एक गलत हो गया तो एक इसमें कट गया, एक इसमें कट गया, 3 सही है, 2 भी सही है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। साथ ही श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था।
नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर पूछ रहा है, किसमें? चैत्य और विहार में। तो इसमें है कि ए जो है, ए ऑप्शन कह रहा है कि विहार जो था पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बी कह रहा है कि चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। सी कह रहा है कि चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता था जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता था। डी कह रहा है कि दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। तो अब देखना है कि जैसे चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। तो चैत्य क्या होता था? चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है, तो इसमें भी पूजा स्थल दिया है, इसमें भी। अब कह रहा है कि नहीं, ये बिहार है, तो चैत्य पूजा स्थल हो जाएगा जबकि बिहार जो था वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है, इसमें एक और देख सकते हैं, जैसे पूछ सकता है कि जैसे चैत्य जो है सबसे पुराना चैत्य, तो जो भाजा का चैत्य है, एक सेकेंड, भाजा का जो चैत्य है वो सबसे प्राचीन है। उसी तरह पूछेगा कि सबसे प्रसिद्ध है, तो दोनों कार्ले, और भाजा और कार्ले दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसमें देखिएगा जैसे भाजा जो है सबसे प्राचीन है और कार्ले जो है वो सबसे प्रसिद्ध है, तो इसी का आंसर हो जाएगा। जैसे भाजे और दोनों कार्ले ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य दर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इस लेक्चर में यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।